अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि सेल थ्योरी किस तरह वजूद में आई और किस किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को बनाने में कंट्रीब्यूट किया। सेल थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सेल क्या होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोग पहले ही ये जानते हैं कि अगर हम लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ का फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है, वो सेल है। तो हम ये कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक ही यूनिट पर डिपेंड करता है और वो है सेल। यानी अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम तर लाइफ एक्टिविटीज भी इस सेल पर ही डिपेंड करती हैं। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तमाम तर एक्टिविटीज इस सेल के ही कंट्रोल में होती हैं। और इसी तरह ये सेल्स मिलकर डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और फिर ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं और मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। और हम ये देखते हैं कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम तर एक्टिविटीज इस तरह किस पर डिपेंड करेंगी, इस सेल पर ही डिपेंड करेंगी। अगर ये सेल ना हो तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी वजूद में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एक सिंपलेस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल से ही मिलकर बने हुए हैं और हमारी लाइफ एक्टिविटीज इस सेल पर ही डिपेंड करती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सबसे पहले नेचर को स्टडी करना किसने स्टार्ट किया था तो हम एंशिएंट ग्रीक्स को नहीं भूल सकते, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स ने ही सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना स्टार्ट किया था। और हम जब एंशिएंट ग्रीक्स की बात करते हैं तो फिर हम एरिस्टोटल को कैसे भूल सकते हैं। एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट या एक आइडिया दिया था कि तमाम तर एनिमल्स और प्लांट्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं या इनका कहीं ना कहीं आपस में ताल्लुक होता है, क्योंकि इसने ये ऑब्जर्व किया कि तमाम तर एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन है। और इसी ने फिर कहा कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसने लिविंग सेल को या फिर एक फंडामेंटल यूनिट को स्टडी किया तो फिर हम रॉबर्ट हुक को नहीं भूल सकते। हम देखते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे। और इसने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप लिया और उसके नीचे एक कॉर्क के पीस को स्टडी किया। जब इसने इस कॉर्क के पीस को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया तो इसको क्या नजर आया? इसको नजर आए कुछ शहद की मक्खी के छत्ते की तरह बने हुए कंपार्टमेंट्स, यानी खाली कुछ खाने नजर आए, यानी बॉक्स लाइक इसको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आए और इसने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेलुलिका। स्टूडेंट्स, उस वक्त ये सेल्स सेलुली के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन बाद में हमारे पास ये सेलुली किस नाम के साथ आए तो ये अब हमारे पास आए सेल्स के नाम से। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सबसे पहले लिविंग सेल्स को किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो हम देखते हैं कि एक डच नेचुरलिस्ट था जिसने सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। और ये लिविंग सेल्स इसने कहाँ पर ऑब्जर्व किए कि सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने वाला एक डच नेचुरलिस्ट था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। और इसने पॉन्ड वाटर लिया और इस पॉन्ड वाटर को एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप और इसको कुछ छोटे छोटे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स नजर आए।
उस वक्त इसको ये पता नहीं था कि ये सेल्स हैं, और इसने इन छोटे छोटे एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स का। तो सबसे पहले लिविंग सेल्स ऑब्जर्व या एग्जामिन करने वाला साइंटिस्ट एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक था। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिसर्च हुई लिविंग सेल्स के ऊपर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स पर। इसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन 1.5 सेंचुरी के बाद 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने एक स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट में क्या था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेलुलर टिश्यूज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के अकॉर्डिंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं हो सकता, तो वो तब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में तब तक लाइफ नहीं हो सकती जब तक कि उसका कोई पार्ट या वो पूरा का पूरा सेलुलर टिश्यू से ना बना हो। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट के जहन में ये बात आ गई कि कोई ना कोई ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जो कि हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शंस को परफॉर्म करता है और हमारे स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। हम देखते हैं कि जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की इस स्टेटमेंट में यही जाहिर होता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक बेसिक यूनिट से बने हुए हैं, और वो है सेल। और ये सेल्स ग्रुप्स की फॉर्म में बना रहे हैं टिश्यूज। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइफ डिपेंड कर रही है इन सेलुलर टिश्यूज पर, और जब तक ये सेलुलर टिश्यूज किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होंगे तब तक हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, हमें देखते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, इसने सबसे पहले सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। हम देखते हैं कि सेल में न्यूक्लियस क्या होता है। किसी भी एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सेंट्रल जो कंपोनेंट होता है या सेंट्रल जो पार्ट होता है किसी भी एनिमल सेल का, तो वो होता है एक न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में तमाम तर जेनेटिक मटेरियल होता है, और हमारी सारे के सारे सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो इस न्यूक्लियस के ही कंट्रोल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1831 में सेल की डिस्कवरी के बाद एक सेल का ही बेसिक पार्ट जो है वो डिस्कवर हुआ, जिसको के नाम दिया गया न्यूक्लियस का। इसके बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सेल्स पर मजीद रिसर्च होती गई, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया सेल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को स्टडी करने में। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट था जिसका नाम था मैथियस स्क्लेडेन, और ये वो पहला बॉटनिस्ट था जिसने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। और हम देखते हैं कि इसके मुताबिक प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। और यही वो बेस थी जो कि सेल थ्योरी की बेस थी। यानी इसने डिस्क्राइब किया कि प्लांट्स बने हुए हैं लिविंग सेल से, यानी ये प्लांट्स जो हैं ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, और ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल सेल्स है ये फुली इंडिपेंडेंट तो हैं, और ये लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं या लाइफ एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे हैं इस एक प्लांट की। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि मैथियस स्क्लेडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, इसी ने ही सबसे पहले बेस रखी सेल थ्योरी की। स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में और किस किस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज लेती हूँ, क्योंकि मैंने अब ये भी देखना है कि आज के लेक्चर की आपको कितनी समझ आई है। स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जो सवाल करने जा रही हूँ वो है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है
कि आप लोगों ने रॉबर्ट ब्राउन की जो कंट्रीब्यूशन थी, जैसे आप लोगों ने आज स्टडी भी की, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस ईयर में जो है वो कंट्रीब्यूट किया या क्या जो है वो उसने डिस्कवर किया। आपने ईयर ज़रूर लिखना है। तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल। तो आप लोगों को पता है कि एरिस्टोटल जो है वो पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने ये बताया था कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, और सबसे पहले जो सेल का आइडिया दिया था वो भी किसने दिया था? एरिस्टोटल ने ही दिया था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। तो आप लोगों को पता है कि जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जो है वो सबसे पहले ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सेलुलर टिश्यूज पर। और इसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज और आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेलुलर टिश्यूज। तो आपने ये स्टेटमेंट जो है वो एज सच लिखनी है कि जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो एनिमलक्यूल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में जो है वो स्टडी किए थे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, और इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया था एनिमलक्यूल्स का, क्योंकि उस वक्त जो है वो सेल का कॉन्सेप्ट नहीं था और इसको जो है वो ये लगा कि ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आ सकते हैं, क्योंकि इसने पॉन्ड वाटर को एग्जामिन किया था अंडर माइक्रोस्कोप। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि सबसे पहले जो है वो सेल की स्टडी किसने की थी, तो हम रॉबर्ट हुक को नहीं भूल सकते, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्टडी किया था सेल को। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये भी बनता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक, या हु फर्स्ट डिस्क्राइब या गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पीस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन किया था अंडर माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने, और इसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो है वो देखे थे जिनको इसने नाम दिया था सेलुली का। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से पूछे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप लोगों को नहीं आते तो आप लोगों ने इन साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना है। जिस जिस ईयर में इन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया वो ईयर्स आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी साइंटिस्ट ने दी तो वो याद होनी चाहिए आप लोगों को, स्टेटमेंट एज सच। इसके अलावा अगर कोई टर्म दी जैसे कि एनिमलक्यूल्स हैं या फिर हम देखते हैं सेलुली है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस साइंटिस्ट ने जो है वो कब ये टर्म यूज़ की थी और क्यों यूज़ की थी और किस ईयर में यूज़ की थी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने ये क्विज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर लेनी है, क्योंकि ये क्विज आप लोग के लिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे बाकी रिमेनिंग साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में। स्टूडेंट्स आज हमने देखी हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, और इसमें हमने कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी जैसे कि एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। इसके अलावा हमने ये देखा कि मैथ्यूस स्क्लेडन ने किस तरह सेल थ्योरी की बेस रखी, और साथ ही साथ हमने जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क की कंट्रीब्यूशन भी देखी। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया और मैंने आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दी कि आपने इस क्विज की रिटन प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।